अध्याय 2491 शांत रहो। हमलावरों ने गंभीर भावों से जासूस को देखा। उनमें से एक ने गीले डामर पर पड़े उसके टूटे हुए शरीर को तिरछी नज़र से देखा, दूसरे को अपने मृत साथी के भाग्य की जरा भी चिंता नहीं थी। इसके बजाय वह मुस्कुराया। देखो, एक राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उस युवती को बचाने के लिए आया है। जासूस सनलेस ने उनकी दिशा में चलते हुए अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें रंगभेद नहीं पता या कुछ और? मेरी कार तो साफ तौर पर काली है और मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। वह उदास होकर मुस्कुराया। मैं एक राजा हूँ। हाँ, सटीक रूप से कहें तो एक सम्राट। हमलावर हंसा। क्या तुमने सुना? ये तो बहुत ही मज़ेदार था यार। हमारे हाथ एक असली पागल लग रहा है, शायद उसका एक मरीज। जासूस सनलेस सेंट के पास से गुजरी, जो पूरी बातचीत के दौरान जड़वत खड़ी रही थी। अब आखिरकार उसने अपनी स्तब्धता दूर की और धीमे स्वर में उसे पुकारा। वे हथियारबंद हैं। उसने उसकी ओर क्षण भर के लिए देखा। बेशक वे कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में चिंता का कोई संकेत नहीं था। जासूस सेंट के पास से गुजरा और दोनों हमलावरों की ओर बढ़ता रहा। उसने सोचा कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए। किसी वजह से ऐसा करना स्वाभाविक लग रहा था, यहाँ तक कि वह लगभग उसके पीछे चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ गई। लेकिन तभी सेंट को याद आया कि वह क्या कर रही थी। बारिश में हथियारबंद डाकुओं से लड़ना कोई साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। उसने उस भयावह स्थिति को असामान्य शांति के साथ स्वीकार किया था, लेकिन असल में एक सामान्य इंसान उस समय कितना डरा हुआ और घबराया हुआ होगा और भागने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? नहीं। क्या मुझे मदद ढूंढनी चाहिए? पुलिस? क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? लेकिन पुलिस पहले से ही यहाँ मौजूद थी। इससे पहले कि सेंट कोई कार्रवाई तय कर पाता, जासूस सनलेस और दोनों डाकू एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर चीजें तेजी से घटित हुईं। चाकू वाले ने जासूस की गर्दन पर वार किया, उसका गला काटने के इरादे से। दूसरे ने कहीं से एक दूरबीन जैसा डंडा निकाला और दूसरी तरफ से हमला करके जासूस के सिर पर दे मारा। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और उनका एक ही मकसद था कि पीड़ित को भागने का कोई रास्ता न मिले। हालांकि जासूस सनलेस ने भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने पहले हमलावर की कलाई पकड़कर उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे चाकू उसकी गर्दन से छूकर निकल गया। उसी समय उसने अपना धड़ नीचे किया और दूसरे हमलावर की छाती पर लात मारी, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। दयनीय। अब मुझे सिर्फ एक हत्यारे को सजा देने पर कम गुस्सा आता है, जबकि सेंट को 3 हत्यारे मिलते हैं। मेरा आदमी कम से कम पेशेवर तो था। इसके बाद हुआ झगड़ा छोटा, हिंसक और खूनी था। जासूस सनलेस ने जो भी कहा था, उसके बावजूद उससे लड़ने वाले दोनों आदमी शौकिया नहीं थे। वे प्रशिक्षित, क्रूर और स्पष्ट रूप से लोगों को चोट पहुंचाने के आदी थे। फिर भी वह उनसे इतनी क्रूरता और बेपरवाह निर्दयता से पेश आया कि यह बताना मुश्किल था कि संघर्ष में कौन सा पक्ष अपराधी था और कौन सा पीड़ित। सेंट को व्यापक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त था, लेकिन उसने ऐसी चौंकाने वाली क्रूरता पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि जासूस सनलेस कोई क्रूर नहीं थी। उसके पास इतना हुनर था कि वह उसकी तकनीक और युद्ध कौशल को पहचान सकती थी। उसकी हर हरकत सटीक और उद्देश्यपूर्ण थी, हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। वह तेज गति से बारिश की तेज धाराओं को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, हमेशा अपने विरोधियों से एक कदम आगे। ऐसा लग रहा था मानो वह दोनों हमलावरों को कठपुतलियों की तरह नियंत्रित कर रहा हो, उनकी हर चाल पर हुक्म चला रहा हो। इस बीच उसके अपने हमले क्रूर और विनाशकारी तो थे ही, साथ ही अपनी आर्थिक दक्षता में भी शानदार थे। इन सब में एक लय थी, एक अजीब धुन, लगभग एक नृत्य की तरह। मैं पुलिस को बुलाने वाला था। संत भूल गई थी कि उसे क्या करना था। एक दर्द भरी चीख ने बारिश की सरसराहट को दबा दिया। मांस के फटने की एक घिनौनी चीख और हड्डी टूटने की चटकने की आवाज़ आई। हमलावरों में से एक लड़खड़ाकर पीछे हट गया, उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था और एक अस्वाभाविक कोण पर मुड़ गया था। इससे पहले कि दूसरा कुछ कर पाता, उसका अपना चाकू उसकी पसलियों के बीच धंस गया और फिर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त वार हुआ। जैसे ही वह कराहते हुए घुटनों के बल गिरा, उसके सिर पर एक जोरदार लात पड़ी। जासूस सनलेस नीचे झुका और जमीन पर गिरा हुआ दूरबीनी डंडा उठा लिया। जब टूटे हाथ वाला हमलावर भागने के लिए मुड़ा, तो उसने उसे चौंका देने वाली तेजी से लहराया और उस आदमी की कनपटी पर वार किया। लुटेरा किसी गिरे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ा और डामर पर बिना हिले पड़ा रहा। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसकी छाती में चाकू लगा था, उसने कांपते हाथ से मूठ पकड़ ली और उसे बाहर निकालने के लिए जोर लगाया। जासूस ने उसकी ओर देखा और तथ्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। वह चाकू ही एकमात्र चीज़ है जो तुम्हें जीवित रखे हुए है। लेकिन हमलावर ने एक न सुनी। उसने चाकू निकाला, खून की धार बहने लगी, फिर उसे कसकर पकड़ लिया और लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने एक अस्थिर कदम आगे बढ़ाया, जासूस सनलेस ने एक धीमे कदम पीछे ले लिया। 1, 2, 3, 4।
चौथे चरण तक वह अचानक संत के साथ था। उसने इस भयावह दृश्य को एक अजीब उदासीनता से देखा, मानो एक हिंसक झड़प में कई लोगों को मरते देखना उसकी भावनाओं को भड़काने के लायक नहीं था। जासूस की मौजूदगी अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। ये प्रतिक्रिया निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। मैं शायद सदमे में हूँ। हमलावर धीमे, लड़खड़ाते कदमों से जासूस सनलेस का पीछा कर रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था, जो जमीन पर गिरे बारिश के पानी में मिल रहा था। 1 2 3 चौथी सीढ़ी पर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। चाकू उसकी पकड़ से छूटकर खड़खड़ाया। उसके बाद वह नहीं हिला। तुमने उन्हें मार डाला। संत की आवाज़ शांत थी। वह शांत थी। वह इतनी शांत क्यों थी? जासूस सनलेस ने उसकी ओर देखा, एक क्षण चुप रहा और मुस्कुराया। हाँ, आखिर मैंने वादा तो किया था। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। मैं दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हूँ। 3 दुनियाएं, यहाँ तक कि यही तो उसने कहा था। निस्संदेह ये भव्यता के भ्रम का चरम मामला है। जासूस सनलेस ने कुछ क्षणों तक उसका अध्ययन किया, फिर भौहें सिकोड़ लीं। तुम कुछ अजीब सोच रहे हो, है ना? तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या अभी यही महत्वपूर्ण है? संत ने गहरी सांस ली। फिर उसने समान भाव से उत्तर दिया, मैं काम से मुक्त था। मेरी नींद का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं निर्धारित समय के अलावा मरीजों से फ़ोन पर बात नहीं करता। संत ने स्थिति से निपटने की कोशिश की। उस पर 3 अनजान आदमियों ने हमला किया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने उस पर संयोग से हमला किया था, और न ही वे उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। वे उसे मारने आए थे। ये लोग अब मर चुके थे। उसके एक पूर्व मरीज मिराज सिटी पुलिस विभाग के होमिसाइड डिवीजन के एक जासूस ने उसकी आंखों के सामने नंगे हाथों से उन्हें मार डाला था। ... खैर, उसने 2 को अपने नंगे हाथों से मार डाला था। तीसरे को उसने अपनी कार से मार डाला था। और अब वह यहाँ थी। वह अपनी वर्तमान स्थिति को सामान्य प्रतिक्रिया कहने के लिए बहुत शांत थी, संभवतः सदमे में थी। वे जानते थे कि मैं कौन हूँ। जासूस को भी पता था कि मुझ पर हमला होगा। वह ठीक समय पर पहुँच गया। लाशों से नजरें हटाते हुए सेंट ने अपने गीले बालों को चेहरे से हटाया और हल्की सी भौहें चढ़ाकर जासूस सनलेस को देखा। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो उसे आखिरकार अपने चेहरे पर चोटों के निशान और उंगलियों पर कट के निशान महसूस हो रहे थे। दर्द असहनीय था। जासूस, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खतरे में पड़ जाऊंगा? वह एक क्षण तक उसे घूरता रहा, फिर एक हल्की सी कराह निकाली। संत, आप बात करते समय बहुत से असहज प्रश्न पूछते हैं, है ना? वह उत्तर देने को तैयार नहीं थी, भावशून्य भाव से उसकी ओर देखती रही। जासूस सनलेस ने अपना सिर हिलाया और फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अप्रत्याशित स्पर्श से संत घबरा गए। तुम्हारे खून बह रहा है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसकी आवाज़ में एक खतरनाक स्वर था। अपनी जेब से रुमाल निकालकर जासूस सनलेस ने उसे सावधानी से उसकी कटी हुई उंगलियों पर लपेटा और बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब। देखो, मुझे पता था कि तुम खतरे में होगे क्योंकि मैं मॉडरेट से मिल चुका था, वेलोर ग्रुप का सीईओ नहीं, बल्कि उसका दुष्ट जुड़वां, जो एक बहुत ही खतरनाक कमीना है, और साथ ही एक पागल सामूहिक हत्यारा भी है जो समय समय पर नरसंहार में भी शामिल रहता है। उसकी और मेरी कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई, जो पूरी तरह से उसकी ही गलती है। पहली बार जब हम मिले थे तो मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि वह मुझे मेरे शरीर के लिए चाहता था। और फिर बात और बिगड़ती चली गई। रुको, नहीं, बात ठीक से नहीं निकली। सेंट ने उसका हाथ खींच लिया। उसके उदासीन भाव को देखकर जासूस सनलेस खांस पड़ा। नहीं, मैं बता रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो मेरे शरीर पर भूत की तरह कब्जा करना चाहता था, वो घिनौना इंसान। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस विचार से ज़्यादा सहमत नहीं थी। भला कौन होता? खैर, वो भी मुझसे नफरत करता है, बिना किसी ठोस वजह के, मैं ये भी कह सकती हूँ। मैंने तो बस उसके पापा को मार डाला। इसमें क्या बड़ी बात है? सेंट के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव देखकर जासूस ने जल्दी से कहा, लेकिन गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करता है क्योंकि मैंने उसके पिता को मार डाला, इससे पहले कि वो उस पागल को मार पाता। बता दूं, वो पूरा परिवार बीमार है। बीमार था। खैर, वो सब पागल हैं, हम आम लोगों से अलग। ये सुनकर संत ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसे इस बात का अफसोस था कि उसके पास नोटबुक नहीं थी। प्रक्षेपित पितृहत्या कल्पनाएं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। वह एक बहुत ही दिलचस्प मामला था। जासूस सनलेस ने आह भरी। खैर, मैं उस मॉडरेट से यही मिराज सिटी में मिला था, जो कि एक प्राचीन दानव द्वारा रचित एक भव्य भ्रम है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। उसने मुझे बताया कि इस पूरे स्थान के नियंत्रण तंत्र में एक समस्या है, और परिणामस्वरूप मिराज सिटी का हर वास्तविक व्यक्ति खतरे में है। क्योंकि मिराज सिटी एक सीरियल किलर है। संत ने भौहें उठाईं। जासूस सनलेस एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने कंधे उचका दिए। हाँ, बिल्कुल,
इस खौफनाक शहर में बहुत कम असली लोग हैं और हम सब इसके शिकारों की सूची में हैं। मैं, तुम, मॉडरेट के दोनों रूप, मेरी पार्टनर एफी। ओह, और मॉर्गन भी। उसने सहमति में सिर हिलाया। इसी तरह मुझे पता था कि तुम खतरे में होगे। तभी उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने मानसिक अस्पताल की ओर देखा। ओह, ठीक है, मॉर्गन। सेंट ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि क्या जासूस सनलेस सचमुच पागल है या वह पिछली मुलाकात की अपनी हरकतें जारी रखे हुए है। मिस मॉर्गन के बारे में क्या? उसने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। शायद आपको मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन तथ्य तो तथ्य हैं। पिछले 2 दिनों में मैंने जिन लोगों का जिक्र किया है उन सभी को किसी न किसी ने मारने की कोशिश की है। वेलोर ग्रुप के सीईओ की हत्या की कोशिश में बाल बाल बच गए। मुझे एक भाड़े के हत्यारे ने लगभग चाकू मार दिया था। आप पर इन 3 गुंडों ने हमला किया था और मेरे पार्टनर को एक घर में घुसने वाले हमलावर से पंगा लेना पड़ा। बस अब सिर्फ मॉर्गन ही बचा है। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं, जो नशीली दवाओं से भरा हुआ है और स्ट्रेट जैकेट पहने हुए है। सेंट की भौहें और गहरी हो गईं। मिस मॉर्गन वाकई अपना बचाव करने की हालत में नहीं थीं, लेकिन हमारे अस्पताल के सुरक्षा उपाय बेहतरीन हैं। ये वास्तव में एक किला है, शहर में इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वह बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे अभी आधे घंटे पहले ही देखा था। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। ऐसा कोई किला नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके, डॉक्टर। कहीं भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपके कार्यस्थल जैसी पूरी तरह से सुरक्षित जगह पर किसी को नुकसान पहुंचाने का सबसे आसान तरीका शायद अंदर से ही होगा। क्या हाल ही में यहाँ कई नए चेहरे आए हैं? ऐसे लोग जिन्हें आप ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानते या जिनका व्यवहार अचानक बदल गया है। संत ने उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें शब्द नहीं मिले। हाल ही में वहाँ कई नए चेहरे आए थे। जिन लोगों को वह जानती थी वे सचमुच थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे थे। जासूस सनलेस ने मुंह बनाया। शाप। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर तीव्र स्वर में बोला, हमें जाना होगा। इससे पहले कि सेंट विरोध कर पाती, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अस्पताल की ओर खींच लिया। उसके पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अभी भी उस सबसे सदमे में थी जो हुआ था। जासूस की पकड़ मजबूत और अजीब तरह से आश्वस्त करने वाली थी। चलो बस देखते हैं क्या होता है। उसकी विक्षिप्त चाल के साथ खेलने की उसकी इच्छा एक स्वस्थ प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन किसी तरह सेंट ने खुद को विरोध करने के लिए अनिच्छुक पाया और अपनी बांह को उसकी पकड़ से बाहर खींचने की इच्छा की कमी महसूस की। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सदमे में हूं। निश्चित रूप से। वे बारिश में तेजी से अस्पताल की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार बिल्कुल वैसा ही था जैसा सेंट ने छोड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल के जगमगाते परिसर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर 3 आदमियों ने उसे मारने की कोशिश न की हो। स्वयंसेवी कार्यकर्ता अभी भी इमारत के चारों ओर रेत की बोरियों से बैरिकेड बना रहे थे। सुरक्षा गार्डों ने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर सेंट, क्या आप कुछ भूल गए हैं? उन्होंने जासूस सनलेस को ठंडे भाव से घूरा। संत ने अपना गला साफ किया। हाँ, यह मेरा एक मरीज है। इसे तुरंत परामर्श की ज़रूरत है। आप सिस्टम चेक कर सकते हैं, इसके नाम से अभी भी एक पास जारी किया गया है। गार्डों ने कुछ क्षण तक उनका अध्ययन किया, फिर अनिच्छा से एक तरफ हट गए। सेंट और जासूस सनलेस जल्दी से अंदर गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक नर्स जो बाहर निकल रही थी ने दरवाज़ा खोला और विनम्रता से उनके लिए सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वे अंदर चले गए। हालांकि एक क्षण बाद जासूस सनलेस वहीं जम गया। रुकना। संत रुक गए और उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वह अपने सुंदर चेहरे पर तनाव भरे भाव के साथ घूमा। हवा खून की हल्की गंध से भरी हुई थी। मैं सोच रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? सवाल सुनकर संत की भौहें तन गईं। वह उलझन में पड़ गई। उसे यह समझने में एक पल लगा कि सवाल उससे नहीं पूछा गया था। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसने देखा कि जिस नर्स ने उनके लिए दरवाजा खोला था वह दहलीज के आधे रास्ते पर आकर रुक गई। नर्स कुछ क्षण रुकी, फिर पीछे मुड़कर देखा। उसने साफ नीले रंग का स्क्रब और एक सामान्य फेस मास्क पहना हुआ था। उसके काले बाल एक सुव्यवस्थित जूड़े में बंधे हुए थे। मुखौटे के ऊपर 2 खूबसूरत सिंदूरी आंखें जासूस को ठंडे, शांत द्वेष से घूर रही थीं। उसकी आंखें लाल हैं। वे निश्चित रूप से जीवंत, चटकीले लाल रंग के थे। यह मॉर्गन थी, जो वेलोर ग्रुप की उत्तराधिकारी थी। इससे कुछ समय पहले ही मनोचिकित्सक के कमरे से बाहर जाने के बाद मॉर्गन ने दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी थी। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला और एक नर्स 3 हटे कट्टे अर्दली के साथ अंदर आए। मॉर्गन हिली नहीं, बस खिड़की से बाहर देखती रही। वह व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसके हाथ एक स्ट्रेट जैकेट से बंधे थे, जो इतना असहज नहीं था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसे बिना निगरानी के नहाने की इजाज़त नहीं थी और अस्पताल का स्टाफ उससे इतना डरता था कि उसे ठीक से नहला भी नहीं पाता था। ऐसा नहीं था कि वह किसी को भी खुद को छूने देती।
उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता की स्थिति दुखद थी। खिड़की के बाहर दुनिया अंधेरी थी और बारिश से ढकी हुई थी। दूर से आती स्पॉटलाइट शहर के ऊपर एक विशाल अवरोधक की तरह खड़े बांध पर गिरते पानी की धारों में चमक रही थी। इस मायावी दुनिया का नज़ारा अजीब और अद्भुत था। हालांकि मॉर्गन उस अंधेरे और मनमोहक नज़ारे को नहीं देख पा रही थी। वह खिड़की की सतह पर पड़ रहे प्रतिबिंबों में अपने कमरे में घुसे 4 लोगों की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। अर्दली दरवाज़ा बंद करके उसके चारों ओर अपनी जगह बना ली, जबकि नज ने बत्ती जलाई और इंजेक्शन लगाने की तैयारी में लग गई। उसने एक डिस्पोजेबल सिरिंज में मेडिकल एम्प्यूल से एक पारदर्शी तरल भरा, फिर उसे कुछ बार हिलाया और प्लंजर को हल्के से दबाकर हवा के छोटे छोटे बुलबुले बाहर निकाले। मिस मॉर्गन, मैं अब आपकी दवा लगाऊंगा। उसका स्वर सुखद एवं विनम्र था। मॉर्गन ने अपनी ओर मुड़कर नहीं देखा, बल्कि खिड़की की ओर मुंह करके खड़ी रही। हालांकि उसने बात की। कितनी अजीब बात है। नज ने उसे उलझन भरी नज़रों से देखा। उसका चेहरा ज्यादातर नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश सवाल जरूर था। अजीब है? क्या मतलब है तुम्हारा? मॉर्गन ने आह भरी। तुम मुझसे नहीं डरते? अंततः उसने अपना सिर घुमाया और शांति से नज की ओर देखा। अस्पताल का कोई भी कर्मचारी थोड़ा सा तो सतर्क होगा ही। आप नए होंगे, जरा सोचिए, मैं आप में से किसी को भी नहीं पहचानता। नज ने मित्रतापूर्ण ढंग से हंसी। ओह हाँ मिस मॉर्गन, इन दिनों अस्पताल में बहुत से नए लोग भर्ती हुए हैं। अब अगर आप मुझे इजाज़त दे तो। मॉर्गन मंद मंद मुस्कुराया। ओह, लेकिन देखिए, न सिर्फ मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, बल्कि इस समय मुझे कोई इंजेक्शन भी नहीं लगना है। और ऊपर से, उसने नस के हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज की ओर देखा। मुझे जो दवा दी जा रही है उसका रंग पीला है। हालांकि ये दवा पूरी तरह से पारदर्शी है। तो एक नस जिसे मैं नहीं पहचानती मुझे एक ऐसा पदार्थ इंजेक्ट करना चाहती है जिसे मैं नहीं जानती, और वह भी गलत समय पर। कितना अजीब है, आपको नहीं लगता? नस कुछ देर तक चुप रही और उसकी ओर दयालुता से देखती रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से दया गायब हो गई। एक अर्दली को ठंडी निगाह से देखते हुए उसने कठोर स्वर में कहा, उसे कसकर पकड़ो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि कोई चोट न लगे, ये स्वाभाविक दिखना चाहिए, तुम्हें पता है। विनोदी। अर्दली मॉर्गन को थामने के लिए आगे बढ़े। उनके खुरदुरे हाथ उसकी गर्दन और कंधों पर पड़े, उसे व्हीलचेयर में दबा दिया जिससे उसका हिलना डुलना नामुमकिन हो गया। नज उनकी तरफ बढ़ी और सिरिंज तैयार करने लगी। मॉर्गन हंसा। एक बेचारे मुझको संभालने के लिए पूरे 4 लोग। खैर, मुझे लगता है मैं इसके लायक हूँ। आखिरकार मैं वेलोर का मॉर्गन हूँ, भले ही वेलोर अब मौजूद न हो। उसकी हंसी अचानक बंद हो गई और उसने नस को इतनी ठंडी निगाह से देखा कि वह महिला लड़खड़ा गई। तुमने गलती की है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी गलती क्या है? मॉर्गन के हाथ स्ट्रेट जैकेट के सफ़ेद कपड़े के नीचे हिल रहे थे, मानो वह अपनी कलाइयों को घुमा रही हो। उसके लाल होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। सोच रहा था कि सिर्फ 4 ही काफ़ी होंगे। नज अब तक अपने संयम पर आ चुकी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ में मजाकिया लहजा आ गया। उसकी परवाह मत करो, वह क्या कर सकती है। तभी कपड़े के फटने की आवाज़ आई और मॉर्गन की 10 उंगलियां आसानी से स्ट्रेट जैकेट में घुस गईं। उसने अपने हाथ नीचे खींचे और सख्त कपड़ा आसानी से अलग हो गया, मानो 10 धारदार चाकुओं से काटा गया हो। मैं सुझाव देता हूं कि आप दौड़ें। लेकिन निश्चित रूप से उसे पकड़े हुए 3 बलवान अर्दली और एक अज्ञात पदार्थ से भरी सिरिंज लिए हुए नज ने उसकी सलाह नहीं सुनी। मरीजों के कमरे की दीवारें गद्देदार थीं। ज़रूरत पड़ने पर यह काफ़ी ध्वनिरोधी भी थी। जब चीखें बंद हो गईं, तो मॉर्गन ने धीरे से सांस छोड़ी और ऊपर देखा, उस बंजर कमरे की सफ़ेद छत पर जो पिछले कुछ महीनों से उसके लिए जेल की कोठरी के रूप में काम कर रहा था। छत अब बेतरतीब ढंग से लाल रंग से रंगी हुई थी। फर्श पर बिछी मुलायम गद्दी धीरे धीरे खून के विशाल गड्ढों को सोख रही थी। दीवारें फटी हुई थीं और उनसे लाल रंग टपक रहा था। कमरे में बमुश्किल ही कोई सफ़ेद चीज़ बची थी। अपनी दयनीय जैकेट के अवशेष उतारते हुए मॉर्गन उस कोने की ओर मुड़ी जो खून से खाली बचा था। वहाँ वह नस खुद को मुलायम दीवारों से सटाए हुए कांप रही थी और डर के मारे मॉर्गन की ओर देख रही थी। मत राक्षस तुम हो। उद्धरण चिन्ह। फटे हुए स्ट्रेट जैकेट को फर्श पर गिराते हुए मॉर्गन कांपती हुई महिला के पास गया और उसके पास बैठ गया। अरु तुम। उसने फर्श से छोड़ी हुई सिरिंज उठाई और नस की ओर भावशून्य दृष्टि से देखा। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें आखिर में क्यों छोड़ा? महिला ने डर के मारे अपना सिर हिलाते हुए खुद को दीवार में और भी अधिक दबाने की कोशिश की। मॉर्गन मुस्कुराया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपकी वर्दी साफ रहे। कुछ देर बाद मरीज के कमरे की बत्तियां बुझ गईं। दरवाज़ा खुला और नीले रंग के स्क्रब पहने एक महिला गलियारे में आई। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था और उसके काले बाल एक सुव्यवस्थित जूड़े में बंधे हुए थे। वह बिल्कुल साधारण लग रही थी, बिल्कुल मनोरोग अस्पताल के निजी विंग की किसी भी दूसरी नर्स की तरह।
उसके पीछे दरवाज़ा एक क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हो गया। जैसे ही महिला आत्मविश्वास से भरे कदमों से आगे बढ़ी, वहां से गुजर रहे एक डॉक्टर ने उसे घूरा और फिर उलझन भरे स्वर में पूछा, क्या तुम अभी उस कमरे से बाहर निकले हो? महिला ने अपनी आंखें नीची कर लीं और विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, कृपया अपनी आवाज़ धीमी रखें, डॉक्टर, मिस मॉर्गन सो रही हैं। वह कुछ क्षण तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर हंसी। तुम वहां अकेली गई थी, बहादुर लड़की। अपना सिर हिलाते हुए और खिलखिलाते हुए डॉक्टर महिला को अकेला छोड़कर चला गया। वह भी वहां नहीं रुकी और जल्द ही बंद दरवाजे और उसकी अंधेरी खिड़की के सामने कोई नहीं बचा। मॉर्गन बिना किसी को पता लगे अस्पताल से निकल गई। किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब ध्यान दिया भी तो उसने विनम्रता से उनका अभिवादन किया और शांति से आगे बढ़ गई, मानो किसी काम में व्यस्त हो। हालांकि एक समय ऐसा आया जब उसे एक बहुत ही मिलनसार कर्मचारी से 5 मिनट बातचीत करनी पड़ी। उस व्यक्ति को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उसने बातचीत के दौरान एक विनम्र नौसिखिया होने का सुखद प्रभाव छोड़ा तथा उस नौसिखिए को कई अमूल्य सलाह दी। मॉर्गन ने उस महिला के पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जिसे उसने अपने मरीज कक्ष में मार डाला था, ताकि अस्पताल के सामान्य क्षेत्र का दरवाजा खोला जा सके। खून से सने पहचान पत्र को अपनी जेब में छिपाते हुए वहां तैनात सुरक्षा गार्ड को सिर हिलाया और लॉबी की ओर चल दी। कुछ मिनट बाद उसने दरवाजा खोला और महसूस किया कि बारिश की सरसराहट ने उसे घेर लिया है। ताज़ी हवा की खुशबू मीठी थी। हालांकि इससे पहले कि वह बाहर कदम रख पाती, उसने अपने सामने किसी परिचित व्यक्ति को देखा। ये छायाओं का देवता था जो अपनी पूरी भव्यता के साथ उसकी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर मनोचिकित्सक को अपने पीछे घसीट रहा था। चुपचाप बैठी महिला ने अपने हाथ पर खून से सना रुमाल लपेटा हुआ था। मॉर्गन ने कोई प्रतिक्रिया न दिखाते हुए विनम्रता से झुककर उनके लिए दरवाज़ा थाम लिया। जब वे दोनों उसके पास से गुजरे तो उसकी धड़कनें स्थिर रहीं। लॉबी में दाखिल होते ही वह एक कदम आगे बढ़ी, परंतु फिर रुकना। धत्तेरी की। मॉर्गन एक क्षण के लिए रुका, फिर पलटा और छाया के स्वामी को ठंडेपन से देखा। मैं सोच रहा हूं, तुम कहाँ जा रहे हो? वह चुपचाप उसे देखती रही और स्थिति का मूल्यांकन करती रही। आमतौर पर एक संप्रभु के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं होता, लेकिन यहाँ मिराज सिटी में वे सभी समान थे। हालांकि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बराबर थे। कुल मिलाकर यहाँ हर कोई बिल्कुल साधारण लग रहा था, एक महत्वपूर्ण अपवाद को छोड़कर। उनकी खामियां अभी भी उन्हें जंजीरों की तरह जकड़े हुए थीं। मॉर्गन के मामले में उसकी खामी की वजह से वह जिस चीज को छूती थी वह कट जाती थी। उस क्रूर अभिशाप ने उसके ज्यादातर वयस्क जीवन पर एकाकी साया डाल दिया था, लेकिन यहाँ मिराज सिटी में यह अचानक एक फायदे में बदल गया। मॉर्गन को पूरा यकीन था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह छाया के देवता और उसके अचेत साथी को मार सकता है। वह एक क्षण के लिए चुप रही और फिर मुखौटे के नीचे मंद मंद मुस्कुराने लगी। मेरी छोटी बहन कैसी है? तुम उसका इलाज ठीक से कर रहे हो? उसने दुखी भाव से उसकी ओर देखा। क्या आप उसे अपनी बहन कहना बंद कर देंगे? यह अजीब है। और रिकॉर्ड के लिए, हाँ, वह बहुत अच्छा कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ। मॉर्गन ने अपनी उंगलियों के नीचे दरवाजे के हैंडल पर गहरे खांचे बनते महसूस किए। तो आखिरकार उसने एथेना को ढूंढ ही लिया। और रिकॉर्ड के लिए, हाँ, वह बहुत अच्छा कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ। सेंट ने जासूस सनलेस को घूरा, जिसने बदले में नज को देखा। मॉर्गन को, जो वेलोर ग्रुप की उत्तराधिकारी थी, जो किसी तरह रोबी वार्ड से बाहर आ गई थी और अपने बंधन से मुक्त हो गई थी। अजीब बात यह है कि वह विशेष रूप से हिंसक या विक्षिप्त नहीं लग रही थी, शायद तेज और खतरनाक थी, लेकिन अपने विचारों और कार्यों पर उसका पूरा नियंत्रण था। जाहिर है, अब उसकी आंखें भी असंभव लाल रंग की हो गई थीं। और उसकी बहन जासूस सनलेस के साथ डेटिंग कर रही थी। सेंट उसके धैर्य से खुश होता और खुश होता कि वह सकारात्मक रिश्ते बना रहा है, अगर यह असंभव न होता। सिर्फ इसलिए नहीं कि वेलोर परिवार में सिर्फ एक बेटी थी, बल्कि इसलिए भी कि वह कई महीनों से मॉर्गन के भाई को निहिलिस्ट हत्याओं का दोषी बताकर उसे सताने पर अड़ा हुआ था और घृणा से भरा हुआ था। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? संत पूरी तरह से उलझन में था। इस बीच मॉर्गन ने दरवाज़ा छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। फिर मिलते हैं। अरे वैसे, क्या मैं एक छाता उधार ले सकता हूँ? जासूस सनलेस ने सुरक्षा गार्डों की तरफ एक तिरछी नज़र डाली। किसी वजह से उसकी नज़रें तनावग्रस्त लग रही थीं। सेंट को तब एहसास हुआ कि अस्पताल की लॉबी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई, गार्ड, कर्मचारी, संभावित बाढ़ से इमारत की सुरक्षा कर रहे स्वयंसेवक, किसी समय निश्चल हो गए थे और अजीब तरह से भावशून्य, कांच जैसी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। जासूस सनलेस कुटिलता से मुस्कुराया। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेहतर काम दूंगा। मेरे पास एक पीटीवी है। सवारी चाहिए? वह एक भागते हुए मानसिक रोगी को लिफ्ट क्यों दे रहा है? मॉर्गन कुछ क्षण तक हिचकिचाया, फिर कंधे उचका दिए। जरूर, क्यों नहीं, रास्ता दिखाओ।
संत ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह क्यों सहमत है? अभी भी उलझन में, उसने खुद को वेलोर परिवार के जासूस सनलेस और मॉर्गन के पीछे बारिश में चलते पाया। उनके कदम तेज थे और वे चौकन्ने निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। उनकी सतर्कता सेंट पर भी स्थानांतरित हो गई। बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पार्किंग खाली और वीरान थी। अंधेरे में कितने भी लोग छिपे हो सकते थे, इसलिए जासूस की कार तक पहुंचने में। उसकी कार तक संत ने भौहें चढ़ाईं। लाशें, तीनों हमलावरों की लाशें अभी भी सड़क पर पड़ी थीं और जब मॉर्गन ने उन्हें देखा तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद गंभीर होनी ही थी। उसके जैसी नाजुक इंसान इतनी दर्दनाक उत्तेजनाओं का सामना नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि संत कुछ कर पाते, वे कार तक पहुंच गए। लाशें अभी भी सड़क पर बिखरी पड़ी थीं, बारिश की मार से त्रस्त। बारिश ने खून तो धो दिया, लेकिन डामर पर पड़ी 3 काली आकृतियों की भयावहता को देखकर यह समझना नामुमकिन था कि वे असल में कुछ और ही थीं। अरे नहीं, सेंट ने चिंतित होकर मॉर्गन की ओर देखा। इस बीच मॉर्गन पूरी उदासीनता से लाशों को देख रहा था। हालांकि एक क्षण बाद वह मुस्कुराए। 3, क्या ये लोग मनोचिकित्सक के पीछे थे? जासूस सनलेस ने सिर हिलाया, जिससे मॉर्गन की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। उसने उन भयानक लाशों को एक बार फिर उदासीनता से देखा। उन्होंने मेरे पीछे 4 आदमी भेजे। फिर उसने जासूस की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, आप कैसे हैं? वह कुछ देर तक उत्तर देने में उलझा रहा। एक अनुभवी, कुलीन हत्यारा। इन मूर्खों की तरह भीड़ नहीं। मॉर्गन ने एक क्षण तक चुपचाप उसका अध्ययन किया। तो एक जासूस सनलेस ने भयंकर रूप से मुंह बनाया। वह असली था, ठीक है। अपनी नाक के नीचे कुछ बुदबुदाते हुए उसने उस भयानक लाश को घसीटकर सड़क के किनारे ले गया, फिर वापस कार के पास गया और दरवाजा खोला। अब क्या आप अंदर आ रहे हैं या क्या? कंधे उचकाते हुए मॉर्गन ने अपना फेस मास्क उतारा और पीछे की सीट पर चढ़ गई। मुझे शायद उस कार में नहीं बैठना चाहिए। संत कुछ क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर कार में बैठ गए। धत्तेरी की विंडशील्ड में उस जगह दरार आ गई थी जहां बदमाश का शरीर टकराया था, लेकिन उसके अलावा पीटीवी ठीक लग रही थी। कम से कम वो स्टार्ट तो हुई और बिना किसी दिक्कत के बारिश में तेजी से आगे बढ़ गई। 3 लाशें पीछे छोड़कर सनी गाड़ी चला रहा था। सेंट यात्री सीट पर अकड़कर बैठा था, जबकि मॉर्गन पीछे की सीट पर लेटा हुआ था। उसने चारों ओर देखा और मुंह बना लिया। यह आपका पीटीवी है? सनी ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा। जरूर, यह मरते हुए घृणित जीव की तरह कांपता और दहाड़ता है, लेकिन काम पूरा कर देता है। असल में, वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया, ये ज्वलनशील ईंधन का उपयोग करता है और छोटे विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ खुद को आगे बढ़ाता है। अद्भुत, क्या आप जानते हैं? मॉर्गन ने उसे लंबे समय तक देखा। क्या आप बता रहे हैं कि आंतरिक दहन इंजन कैसे काम करता है? हाँ, मुझे पता है। तकनीकी विकास के इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक है। कौन यह नहीं जानता? सनी की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम कोई मजाक नहीं कर रहे हो? हर किसी के पास तकनीकी विकास के इतिहास का अध्ययन करने का समय नहीं है, लानत है। उस समय संत, जो उस पूरे समय चुप रहे थे, अंततः बोले, माफ कीजिए, लेकिन क्या 3 लाशों को यूं ही छोड़ देना ठीक है? सनी ने उसे एक संक्षिप्त नज़र से देखा। 7, सेंट ने अपनी उत्कृष्ट भौहें उठाईं, उनकी आंखों में एक मौन प्रश्न था। उसने कंधे उचकाए। क्या तुमने मॉर्गन को ये कहते नहीं सुना कि किसी ने उससे निपटने के लिए 4 लोगों को भेजा था? तो लाशें 3 नहीं, 7 हैं। उसने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा होगा। पिछली सीट पर आराम से लेटे हुए मॉर्गन ने लापरवाही से सिर हिलाया। सनी ने संत को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। लेकिन चिंता मत करो, बारिश सारे निशान मिटा देगी। हो सकता है लाशें भी बह जाएं। अस्पताल में जो लोग हैं, वे वहीं रहेंगे, लेकिन ये भी कोई समस्या नहीं है। वेलोर ग्रुप ये खबर कभी नहीं फैलने देगा कि उनकी उत्तराधिकारी ने 4 लोगों की हत्या की और पागलखाने से भाग निकली। वे ये खबर भी नहीं फैलने देंगे कि मॉर्गन पागलखाने में थी। इसलिए जांच की जाएगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि जिस पागलखाने की बात हो रही है, वह अपने आप में एक संदिग्ध जगह है। ये देखते हुए कि वहां के मरीजों के परिवार कितने संपन्न थे, शायद वहां जो कुछ भी हुआ, वह अंदर ही रहा। उन्हें यकीन था कि सेंट के कार्यस्थल के निजी हिस्से में कई डरावनी कहानियां घटित हुई थीं, जिनके बारे में किसी को कभी पता नहीं चला। खैर, शायद नहीं। दूसरे मॉडरेट की कल्पना एक अच्छे और मिलनसार शहर की थी जहां उसका परिवार उससे प्यार करता और फलता फूलता था। उसने एक गंदे, सड़े गले शहर की कल्पना क्यों की होगी जहां अंधेरी और बदसूरत चीजें परछाइयों में होती थीं। और हाँ, सनी को दूसरे मॉडरेट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अगर असली प्रिंस ऑफ नथिंग 2 हिस्सों में बढ़ जाता तो ऐसा तब होता जब वह 12 साल का होता। उससे पहले उसे उसके पिता ने किसी को दे दिया था और एस्टेरियन ने उसे सपनों के लोक में पाला था। कौन जानता था कि उसका बचपन कैसा रहा होगा और एक अच्छी जगह के बारे में उसका क्या विचार था।
लेकिन अगर मॉडरेट के अच्छे जुड़वां ने मिराज सिटी की कल्पना अन्याय और भ्रष्टाचार से भरे एक अंधेरे शहर के रूप में नहीं की होती, तो सवाल ये था कि इस जगह को पाप के एक विकृत बगीचे में किसने बदल दिया था। किसके विचारों को कास्टेलन ने कल्पना के महल के ताने बाने में इतनी ईमानदारी से बुना था कि वह भयावहता के अड्डे में बदल गया। हो सकता है कि वह असली मॉडरेट हो। उस आदमी का दिमाग सिर्फ घिनौनी और भयानक चीज़ों से भरा था, भगवान ही जानते थे। वह क्या था जो उसने सनी से एक बार कहा था, एक दर्पण केवल वही प्रतिबिंबित कर सकता है जो उसके सामने होता है। क्या यह उसका दोष था कि उसके सामने की चीज़ें क्रूर, नीच और कपटी थीं? लेकिन यह मॉडरेट के अलावा कोई और भी हो सकता था। यह मॉर्गन भी हो सकता था, या एफी भी, यहाँ तक कि सनी भी हो सकता था। वे तीनों एक ऐसी दुनिया से आए थे जहाँ बुरे सपने सच होते थे। तीनों ने अपने वयस्क जीवन का ज्यादातर समय खून बहाते और कई युद्ध क्षेत्रों के खूनी कीचड़ में रेंगते हुए बिताया था। उन्होंने अनगिनत जीवों, राक्षसों और इंसानों को मारा था और इतनी भयानक चीज़ों का अनुभव किया था कि इन अनुभवों से वे बदल नहीं सकते थे। शायद मिराज सिटी आज की तरह अंधकार में, गंदी और जानलेवा जगह इसलिए बन गई थी क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता था जो इससे अलग हो। सनी ने थोड़ा सा कराहते हुए कहा, ऐसा आत्मचिंतन के इस संक्षिप्त क्षण के कारण नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंट को ढूंढने के लिए दौड़ने से पहले उसने जो घाव जल्दी से भर दिया था वह हाल ही में हुई लड़ाई के दौरान खुल गया था और उसमें से खून बह रहा था। सेंट ने नजरें नीची की और देखा कि खून का धब्बा धीरे धीरे उसकी कमीज के काले कपड़े पर फैल रहा है। उसने भौहें सिकोड़ी, उसके मोहक चेहरे की खूबसूरत रेखाओं में एक अजीब सी उदासी उभर आई। तुम्हारा खून बह रहा है? तुमका खून क्यों बह रहा है? सनी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट निकाली। ओह, कुछ नहीं हुआ, मुझे चाकू मारा गया था। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या? लेकिन मैंने उन लोगों के साथ टकराव के दौरान तुम्हें मार खाते हुए नहीं देखा। सनी ने हाथ हिलाकर टाल दिया। नहीं, उन शौकिया लोगों में से किसी ने नहीं। और यह कोई पेशेवर, घातक, अत्यधिक कुशल हत्यारा नहीं था जिसे मुझे मारने के लिए भेजा गया था। मैंने उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। उसने अपना सिर घुमाकर मॉर्गन की ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे उसके भाई ने चाकू मारा था, हत्यारे से निपटने के बाद और शौकीनों से निपटने से पहले। मॉर्गन मुस्कुराया। तुम्हारे लिए व्यस्त दिन है ना? सनी ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। इस बीच सेंट को अपना अलग थलग बाहरी रूप बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ रहा था। कम से कम उसकी पलकें तो थोड़ी सी हिल गईं। तुम्हें चाकू मारा गया? वेल्लोर ग्रुप के सीईओ ने। सनी हंसा। नहीं, वह नहीं, असली दुनिया से उसका दुष्ट जुड़वां। मॉर्गन की शांत निगाहें अचानक और तेज हो गईं। ओह, तो फिर तुम उससे मिल चुके हो? सनी ने सिर हिलाया। मैंने किया, और उसने मुझे चाकू मारा। आह, लेकिन गलतफहमी मत पालिए, जब हम अलग हुए तो सिर्फ मैं ही खून नहीं बहा रहा था। सेंट ने उसकी ओर देखा, फिर मॉर्गन की ओर। फिर उसने उसकी ओर देखा और अपने होंठ काट लिए, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि कुछ कहे या नहीं। हालांकि अंततः उसके क्रोध ने उसके मौन व्यक्तित्व को पराजित कर दिया। माफ कीजिए, क्या यह अभी जरूरी है? मिस मॉर्गन, आप उसकी अजीबोगरीब बातों में क्यों उलझी हुई हैं? क्या आपने सुना नहीं कि जासूस सनलेस ने क्या कहा? असली दुनिया का एक दुष्ट जुड़वां। आपकी प्रतिक्रिया इतनी नीरस क्यों है? मॉर्गन ने उसे अजीब नज़र से देखा और एक दो बार पलकें झपकाईं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने कंधे उचका दिए। क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा वह सच है। इस मायावी दुनिया में सीईओ की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति मेरे भाई का असली दुनिया में एक खूनी जुड़वां भाई है, जो मुझे लगता है मेरा भाई भी है। उसने अपनी नज़र सनी की ओर घुमाए और उलझन भरे स्वर में पूछा, क्या उसे कुछ याद नहीं है? फिर मॉर्गन ने भौहें चढ़ाईं और सेंट की ओर देखा। और छायाओं का स्वामी, मानवता का अंधकार में सम्राट, मृत आत्माओं की अमर सेना का सेनापति कब से जासूस है? सेंट ने धीरे से सांस ली, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खिड़की की ओर मुड़ गईं। सनी अपनी नाक के नीचे उसकी बुदबुदाहट को मुश्किल से सुन पा रही थी। साझा भ्रम विकार, यह अवश्य ही दिलचस्प होगा। जब सेंट को ऐसा लग रहा था कि वह स्तब्ध हो गया है, सनी ने रियरव्यू मिरर में एक नज़र डाली और कुछ क्षणों के लिए मॉर्गन का अध्ययन किया। वीरता की राजकुमारी पहले जैसी नहीं दिख रही थी। मॉर्गन हमेशा एक तीक्ष्ण और घातक आभा बिखेरती थी और उसके सभी कार्य सोच समझकर और सटीक होते थे। वह जन्मजात कुलीनों जैसी संयमित शान से पेश आती थी और हर परिस्थिति में अपना रूप रंग साफ सुथरा बनाए रखती थी। वह एक ऐसी इंसान थी जो हर समय खुद पर और अपने आसपास की हर चीज़ पर कड़ा नियंत्रण रखना पसंद करती थी। वह मॉर्गन कभी भी अपने आप को एक जर्जर पीटीवी की पिछली सीट पर पूरी तरह से आरामदायक मुद्रा में नहीं फैलने देती, यहाँ तक कि शिष्टाचार के नियमों को बनाए रखने की कोशिश भी नहीं करती। वह अभी भी तेज और खतरनाक थी, बस बहुत अधिक शांत और सहज थी, मानो अब उसे इसकी परवाह ही नहीं रही।
मान लीजिए, नस की वर्दी पहने और जंग लगे पीटीवी में आराम फरमाते हुए भी मॉर्गन स्टील बेहद खूबसूरत और अपनी जगह की मालकिन लग रही थीं। बस अब वह अपनी सामान्य परिष्कृत शान शौकत की बजाय एक क्षीण सी शान से लबरेज थीं। सनी ने आह भरी, तो मॉडरेट यहाँ क्यों आया था और तुम उसके पीछे मिराज सिटी तक क्यों गए? महान दर्पण की अजीब पहेली के सभी टुकड़े 3 लोगों के पास थे, मॉडरेट, दूसरा मॉडरेट और मॉर्गन। तलवारों के दिवंगत राजा के बच्चे। तलवारों का राजा। सनी तनाव में आ गया। उन्हें एक ही दिन में 2 बार तुमने मेरे पिता को मार डाला वाले भाषण तो सुनने को नहीं मिलने वाले थे, है न? खुशकिस्मती से मॉर्गन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह अपने पिता के हत्यारे के बगल में बैठी है। उसका सवाल सुनकर वह कुछ पल रुकी, फिर मुस्कुरा दी। तुमने सब कुछ गलत समझा सनलेस। मैं नहीं था जो मॉडरेट का यहाँ पीछा कर रहा था, यह उल्टा था। सनी ने भौहें उठाईं। आपने सबसे पहले ग्रेट मिरर में प्रवेश किया। मॉर्गन ने सिर हिलाया। उस समय जब आपने और नेफिस ने की सोंग और मेरे पिता को मार डाला था, तो पहले कुछ महीनों तक चीजें पूरी तरह से अराजकता में थीं, है ना? सनी ने सिर हिलाया। नए स्थापित मानव क्षेत्र के शुरुआती महीने वाकई बहुत व्यस्त रहे थे। आखिरकार पुरानी व्यवस्था के खंडहरों पर नई विश्व व्यवस्था बनाना आसान नहीं था। खुशकिस्मती से उन्हें काफ़ी मदद मिली थी। विडंबना यह है कि दुनिया को पटरी पर लाने में लीगेसी क्लैंस ने अहम भूमिका निभाई थी। सरकार भी इसमें अहम भूमिका निभा रही थी और जेट ने इस बदलाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी विभिन्न शाखाओं की नौकरशाही को सक्रिय किया था। एफी ने स्वॉर्ड डोमेन और बेस्टियन पर कब्जा कर लिया था। काई ने सॉन्ग डोमेन और रेवेनहॉर्ट पर कब्जा कर लिया था। मॉर्गन ने वहां उनके साथ पहले कुछ महीने बिताए थे तथा इस आकर्षक तीरंदाज को अपने भविष्य के शासन के लिए एक ठोस आधार तैयार करने में मदद की थी। फिर वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। सनी ने भौहें चढ़ाईं। उनके बारे में क्या? मॉर्गन ने आलस से कंधे उचकाए। जब आप दुनिया को जीतने में व्यस्त थे, तो नेफिस दुनिया को जीतने में व्यस्त था। आप मृत होने का नाटक करने में व्यस्त थे। वैसे आपके पुनरुत्थान पर बधाई। सनी मुस्कुराया। आप इतने आश्चर्यचकित नहीं लग रहे हैं। मॉर्गन ने उसे उपहास के साथ सम्मानित किया। कृपया ये जानकर कि जिस सुंदर गुरु को मैंने नाइट की उपाधि दी थी वह छायाओं का स्वामी था, मुझे थोड़ा झटका लगा। यह अनुमान लगाना कि आपने वास्तव में नेफिस पर हमला नहीं किया था या उसकी तलवार से नहीं मरे थे बहुत आसान था। सनी ने मुंह बनाया। लगभग सभी लोग सचमुच मानते हैं कि मैं मर चुका हूं, तुम्हें पता है। उसने कंधे उचकाए। बाकी सब मैं नहीं हूं। खैर, जब तुम दोनों अनगिनत आग बुझाने और युद्ध के नतीजों से निपटने में व्यस्त थे, मॉडरेट और मैं कुछ और काम में व्यस्त थे। तलवारों के राजा और कीड़ों की रानी कुछ चीज़ें पीछे छोड़ गए थे, ऐसी चीज़ें जिनके अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोगों को पता था और उससे भी कम लोग उन्हें वापस लाने की स्थिति में थे। मॉर्गन ने आह भरी। मॉडरेट ने हमारे पिता की गुप्त विरासत को लूट लिया जबकि वह विस्तृत वेलोर परिवार के सदस्यों का शिकार कर रहा था। मैंने उन्हें रोकने और कम से कम कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन अब तक आपको उस आदमी को जान लेना चाहिए था। वह मायावी, अविनाशी और बेहद घातक है, और मैं वास्तव में किसी की रक्षा करने की स्थिति में नहीं था। मैं खुद को जीवित रखने की कोशिश में व्यस्त था। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने अपना सिर हिलाया। तो मैंने की सोंग की विरासत के कुछ हिस्से लूट लिए। उसकी बेटियों को अंततः ज्यादातर हिस्सा मिल गया, लेकिन मुझे रेवेनहॉर्ट में उनके लौटने से पहले ही वहां होने का फायदा मिला क्योंकि उन्हें नाइटिंगेल ने अगवा कर लिया था। मॉर्गन रुका, फिर उदासीन स्वर में पूछा, वैसे वह कैसा है? सनी मुस्कुराया। कौन? वो लड़का? ओह, वो तो कमाल कर रहा है। सच में, किसी भी शर्मीले इंसान से बेहतर जो ये हिम्मत कर सके। वो एक शानदार महल में रहता है जो चारों तरफ से खूबसूरत राजकुमारियों से घिरा है। ये तो फूलों के बगीचे जैसा है। इसमें प्यार करने लायक क्या नहीं है? किसी तरह मॉर्गन को ये सुनकर कोई विशेष खुशी नहीं हुई। मुझे लगता है कि अपहरण के कारण वह अभी भी काई से नाराज है। सनी ने अपना सिर हिलाया। वह द्वेष के बारे में 1-2 बातें जानता था, लेकिन कुछ लोग बहुत अधिक प्रतिशोधी थे। तो वह क्या था जो कि सोंग ने पीछे छोड़ा? मॉर्गन कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर उदास होकर कंधे उचका दिए। ये वो जानकारी और भी बहुत कुछ। मिसाल के तौर पर, उसने एक जानकारी छोड़ी थी जिसे मैं शुरू से ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि मॉडरेट देर सवेर मुझे पकड़ने जरूर आएगा। मुझे ये भी पता था कि सॉन्ग उसके विश्वासघात के संभावित जवाबी उपायों की जांच किए बिना उसे सॉन्ग डोमेन में कभी स्वीकार नहीं करता। पता चला कि उसने मेरे भाई के बारे में हमारे पिता से भी ज्यादा जान लिया था। वह मंद मुस्कुराए। हमारे पिता ने मॉडरेट को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की थी, तुम्हें पता है। उसका शरीर नष्ट हो गया था, उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी मरने से इनकार कर दिया, शायद इसलिए कि उसके प्रतिबिंब बरकरार थे। अंत में हम बस उसे एक शीशे के जाल में कैद कर सकते थे। खैर, जैसा कि पता चला,
मॉर्गन ने खिड़की से बाहर मिराज सिटी के दृश्य को देखा और धीरे से सांस छोड़ी। पता चला उसे मारा नहीं जा सका क्योंकि उसकी मौत कहीं और हुई थी। मेरे भाई मॉडरेट के टुकड़े हो गए थे जब उसने फर्स्ट नाइट में अपर विजय प्राप्त की थी। उसके अलग अलग रूपों को उसके अस्तित्व के अलग अलग हिस्से विरासत में मिले, और उनमें से सिर्फ एक को ही उसकी मौत विरासत में मिली। उसने हाथ उठाकर विशाल शहर की रोशनी की ओर इशारा किया। उसने बास्टियन लौटने के बाद उस संस्करण को ग्रेट मिरर में लाया होगा और उसे अंदर छिपा दिया होगा। मॉर्गन सनी की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। तो आप देखिए, अगर हम वेलोर ग्रुप के सीईओ को मार दें तो हम अपने प्यारे भाई से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये सुनकर सेंट ने आखिरकार खिड़की के बाहर डूबते शहर के दृश्य से नजरें हटा लीं। वह कुछ पलों तक मॉर्गन को ठंडी निगाहों से देखती रही, फिर मुड़कर सनी की तरफ देखने लगी। उसके माथे पर एक हल्की सी सिलवट उभर आई। भले ही वह कुछ न कहे, सनी कल्पना कर सकती थी कि वह क्या सोच रही थी। बस बहुत हो गया, तुम दोनों मिलकर जितना चाहो खुशी खुशी मौज मस्ती करो, लेकिन अगर किसी की हत्या की योजना बनाने लगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। उद्धरण ... रुको, वह पुलिस है। सनी ने अपना गला साफ किया और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। वह गलत नहीं है। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर तटस्थ स्वर में पूछा, क्या इसी तरह तुम पागलखाने में बंद हो गए? तुमने दूसरे मॉडरेट को मारने की कोशिश की थी। मॉर्गन ने अपने होंठ भींच लिए, फिर एक आह भरी। हाँ, दुर्भाग्यवश मैं असफल रहा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। किसोन को मेरे भाई की खामी और उसे कहाँ छिपाया था इसके बारे में तो पता चल ही गया होगा, लेकिन उसे ग्रेट मिरर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसके दूसरी तरफ क्या छिपा है ये तो दूर की बात है। इसलिए मिराज सिटी में खुद को पाना एक अनोखा अनुभव था। अचानक फिर से साधारण हो जाना भी एक मुश्किल बदलाव था। मॉर्गन ने उसके हाथों की ओर देखा। इसके अलावा मैं उस शापित दानव को पार करने की कोशिश करते हुए बुरी तरह घायल हो गया था जिसे आपने ट्रू बेस्टियन में जमा कर रखा था। आत्मा की क्षति, मानसिक क्षति। आप नाम बताए। मेरी हालत बहुत खराब थी और मॉडरेट, असली मॉडरेट मेरे पीछे पड़ा था। इसलिए हो सकता है कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी की हो। उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। मिराज सिटी के सबसे ताकतवर आदमी को एक साधारण इंसान के रूप में मारना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। उसकी सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से की जाती है। अंगरक्षकों की एक सेना दिन रात उसका पीछा करती रहती है, खुलेआम भी और छिपे हुए भी। खैर वो बच गया। मुझे लगा था कि मुझे वहीं मार दिया जाएगा, लेकिन वो शायद मेरे झूठे रूप से जुड़ गया होगा। वो काफी परेशान भी लग रहा था। मॉर्गन ने उपहास किया। आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं उस मानसिक अस्पताल में इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वह चुपचाप मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। मुझे मनोरोग केंद्र में भेजने के उसके फैसले के पीछे कोई भी नापाक वजह नहीं थी, बल्कि उसे पूरी उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा और पहले जैसा हो जाऊंगा। उसने अपना सिर हिलाया। उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। वह असली आदमी जितना विकृत तो नहीं है, पर पूरी तरह से विकृत भी नहीं है। सनी कुटिलता से मुस्कुराया। तुम्हें याद है कि तुम अभी अभी एक पागलखाने से भागे हो? क्या तुम्हें सचमुच लोगों को पागल कहना चाहिए? मॉर्गन हंसा। गोरा, उद्धरण चिन्ह। सनी कुछ क्षण तक रुकी रही। ऐसा लगता है कि आप आसानी से बच निकले। मुझे लगता है कि आप जब चाहें वहां से निकल सकते थे। तो फिर आप वहां क्यों रुके? उसने कंधे उचकाए। क्योंकि कुछ समय के लिए यह मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। दूसरा मॉडरेट मुझे छोड़ सकता था, लेकिन असली मॉडरेट अभी भी वहां था, जो ब्लैक स्कल की लड़ाई के दौरान शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए दृढ़ था। मैं चुपचाप बैठा था और मिराज सिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, जब तक कि मेरा किला अचानक उतना सुरक्षित नहीं रहा। अब वहां से जाने का समय हो गया था। सनी ने भौहें चढ़ाईं। रुको, लेकिन शुरुआत में तुम्हें अपना आत्मबोध कैसे हुआ? तुम्हें याद दिलाने के लिए कोई एफी भी नहीं थी? क्या इसकी वजह यह थी कि तुम किसी समय बेस्टियन के शासक थे? मॉर्गन मुस्कुराई, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत समय पहले अपने प्रतिबिंब को मार दिया था। सनी ने भौहें उठाईं। क्या? वह हंसी। मेरे जागरण से बहुत पहले मेरे पिता मुझे महान दर्पण के सामने ले गए थे, भ्रमकगढ़ में इसका झूठा संस्करण, और मुझे मेरे प्रतिबिंब से तब तक लड़ने को कहा जब तक कि हम में से एक नष्ट नहीं हो गया। यही कारण है कि इस स्थान का मुझ पर तुमसे कमजोर प्रभाव है। मुझे संदेह है कि मेरे भाई का भी यही हाल है। सनी उदास होकर मुस्कुराए, और मैंने सोचा कि मैं अब एनविल से घृणा नहीं कर सकता। वह कुछ देर तक रुका, फिर अपना सिर हिलाया। वैसे भी हम दूसरे मॉडरेट को नहीं मार सकते, कम से कम अभी तक तो नहीं। मॉर्गन ने उसे तीखी नज़र से देखा। और ऐसा क्यों है? वह कुछ देर तक हिचकिचाया, अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता रहा। अंततः सनी ने कहा, खैर, सबसे पहले वह पिछले 2 दशकों से यहाँ रह रहा है, और देखने से, और यकीन मानिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, मॉडरेट का ये रूप एक अच्छा इंसान लगता है। वह एक निर्दोष दर्शक है, तो हमें उसे मारने का क्या अधिकार है?
मॉर्गन हंसा। रुको, ये क्या है? क्या तुम सच में मुझे ये भाषण दे रहे हो कि अगर दुनिया को बचाने की कीमत किसी मासूम बच्चे के आंसू हैं तो उसे बचाना बेकार है? अरे, ये मिराज सिटी है, ओमिलास नहीं, और तुम परछाइयों के भगवान हो, इवान कर्माज़ोव नहीं। ये एक अच्छी भावना है। तुम कितने नेक हो कि उसे छोड़ना चाहते हो। मैं तो दंग हूँ। लेकिन क्या तुम अगली बार जब हाउस ऑफ नाइट नरसंहार होगा तब जिम्मेदारी लोगे? सनी ने भौहें चढ़ाईं। ओह, कृपया ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें इस बात की परवाह है कि हाउस ऑफ नाइट के साथ क्या हुआ। भगवान जानते हैं कि तुम्हारे अपने हाथ भी बिल्कुल साफ नहीं हैं। तुमने भी अपने हिस्से का घृणित काम किया है, वीरता की राजकुमारी। उसने आह भरी। लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑमलेट का मतलब पता है, और मैं तो दूसरे वाले का उच्चारण भी नहीं कर सकता। आप जिसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, अपनी विरासत की शिक्षा को इधर उधर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वैसे भी मैं आपके पागल भाई के किसी काम की जिम्मेदारी क्यों लूंगा? सनी ने अपना सिर हिलाया। खैर, यह असली वजह नहीं है कि हम दूसरे मॉडरेट को क्यों नहीं मार सकते। उसे जिंदा रहना होगा क्योंकि वह मिराज सिटी की धुरी है। ये पूरी जगह कैस्टेलिन ने बनाई है, मुख्य प्रतिबिंब जो महान दर्पण का संरक्षक है, अपनी कल्पनाओं के अनुरूप। भले ही अब मिराज सिटी के ताने बाने को विदेशी प्रभाव से विकृत किया जा रहा हो, लेकिन इसकी नींव अभी भी वही है जो तुम्हारे दूसरे भाई ने कल्पना की है। उसने पीटीवी की खिड़की के पीछे से आती शहर की रोशनियों को देखा और मुंह बना लिया। क्या तुम्हें यहाँ समस्या समझ आ रही है? अगर दूसरे मॉडरेट को हटा दिया जाए तो किसकी कल्पना इस मायावी दुनिया की नींव बनेगी? क्या वह तुम होगे? मैं? क्या तुम्हें पता भी है कि हमारी कल्पना में किस तरह की भयावहताएं बसती हैं, मॉर्गन? मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने इतनी भयानक चीज़ें देखी हैं कि उन्हें देखने मात्र से ही सांसारिक लोगों के दिमाग चकनाचूर हो जाते हैं और आत्माएं बुझ जाती हैं। और इसके अलावा मेरी कल्पना शक्ति भी काफ़ी सक्रिय है। सनी ने एक आनंदहीन हंसी निकाली। कल्पना एक मनमौजी शक्ति लगती है, एक मधुर और काल्पनिक शक्ति जो सपनों और कल्पनाओं को साकार करती है। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह शायद अस्तित्व की सबसे भयावह चीज़ है। क्योंकि कोई भी भयावहता की कल्पना कर सकता है, और वास्तविकता के विपरीत कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। कल्पना की दानव, मिराज, अपने बड़े भाई बहनों की तुलना में हमेशा से ही स्पष्ट लगती थी, इसलिए सनी ने कभी उस पर गहराई से विचार नहीं किया। वह उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं था। लेकिन अब जब वह उसके परित्यक्त महल के अंदर था तो उसे संदेह होने लगा था कि वह बाकी राक्षसों से कम भयावह और डरावनी नहीं थी, शायद उससे भी अधिक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके महल को गिराने के लिए चंद्रमा को ही तोड़ना पड़ा। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मुद्दा यह है कि हमें यह भी नहीं पता कि ग्रेट मिरर से कैसे बचें। एफी का कल्पना के महल पर पूरा नियंत्रण नहीं है क्योंकि उस शापित कास्टेलिन ने बेकाबू होकर महल के स्वामी की भूमिका हड़प ली है। इसलिए जब तक हम कास्टेलिन को ढूंढकर उससे निपट नहीं लेते तब तक दूसरे मॉडरेट को जिंदा रहना होगा। सनी ने रियरव्यू मिरर में मॉर्गन की चमकती सिंदूरी आंखों में देखा। तब हम तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है, समझे? मॉर्गन कुछ देर तक चुप रहे, फिर उपहास करने लगे। ठीक है, अगर आप इसे इस तरह से कहें तो। वह रुक गई और स्पष्ट रूप से कांपने लगी। हाँ, चलो उसे अभी जिंदा रखते हैं। हम इस जगह एथेना की कल्पना को बेलगाम उड़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अध्याय 2498 जासूसी कहानी। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? मॉर्गन ने खिड़की से बाहर पुरानी इमारतों की धुंधली रूपरेखा देखी, जिनमें जंग लगे नालों से झागदार पानी की धाराएं निकल रही थीं। नालियां डूब रही थीं और गड़गड़ा रही थीं, बारिश के पानी को तेजी से निगल नहीं पा रही थीं। शहर का ये हिस्सा सबसे गरीब इलाकों में से एक था, जहां कई घर खाली और वीरान पड़े थे, जिन्हें मरम्मत की जरूरत थी। सनी एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर तटस्थ स्वर में बोले, किसी स्थान पर हम पुनः संगठित हो सकते हैं और योजना बना सकते हैं कि आगे क्या करना है, बिना इस चिंता के कि कहीं से कोई अचानक गुजर जाने वाला हमें मार डालेगा। अब तक वह समझने लगा था कि कल्पना का महल कैसे काम करता है। इसे कल्पनाओं को जीवंत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, सटीक रूप से कहें तो कल्पनाएं जो महल के स्वामी की थीं। हालांकि इस असंभव जगह के अद्भुत तंत्र टूट चुके थे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, अपने रचयिता की अनुपस्थिति में समय के निर्मम बोझ के आगे झुक गए थे। कास्टेलिन एक ऐसा ही दोषपूर्ण तंत्र था। यह एक अस्तित्व से ज्यादा एक कार्य था, और वह कार्य दुष्ट हो गया था। इसने महल के स्वामी के अधिकारों का अतिक्रमण किया था, किसी स्वार्थी या नापाक उद्देश्य से नहीं, बल्कि बस अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने के प्रयास में, महान दर्पण को देखने आने वालों की कल्पना को साकार करने के लिए। हालांकि कैस्टेलिन असफल हो रहा था। जब कल्पना के महल में रहने वाला एकमात्र इंसान दूसरा मॉडरेट था, तब जरूर सब कुछ स्थिर रहा होगा। कास्टेलिन ने मिराज सिटी बनाई थी और उस परित्यक्त मानव शिशु की देखभाल की थी, जो प्रतिबिंबों के शहर का एकमात्र वास्तविक व्यक्ति था।
यही कारण था कि मॉडरेट जीवित बच पाया और एक समझदार व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। हालांकि अब कल्पना के महल में और भी मनुष्य थे और उनकी सभी जटिल मानवीय इच्छाएं और भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। कैस्टेलन धीरे धीरे उन विरोधाभासी सूचनाओं के कारण नष्ट हो रहा था जो उसे बिन बुलाए मेहमानों से मिल रही थीं, और इसके साथ ही मिराज सिटी भी नष्ट हो रही थी। तो किसी भी जीवित प्राणी की तरह मिराज सिटी भी अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। यही वजह थी कि हाल ही में इसके दायरे में आने वाले हर व्यक्ति को जानलेवा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में सिर्फ मॉडरेट ही था जिसका शिकार निहिलिस्ट कर रहा था, एक ऐसा सीरियल किलर जो असल में था ही नहीं बल्कि शहर की घातक इच्छाशक्ति का एक सामूहिक प्रकटीकरण था। लेकिन अब जब सनी, एफी और सेंट भी इस खेल में शामिल हो गए थे तो मिराज सिटी उनसे निपटने के अपने तरीके और भी ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे थे। सनी ने सेंट पर हमला करने वाले गुंडों से लड़ते हुए इस बात पर गौर किया। वे कोई अनजान लोग नहीं थे जिन्हें कास्टेलन ने अपने कब्जे में लेकर उसे मारने के लिए भेजा था, वरना वे अपने गंदे धंधे के औजारों से लैस और तैयार होकर नहीं आते। उन्हें उसका नाम और उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं होता। वे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते। इसके बजाय वे उन कांच जैसी आंखों वाले ज़ॉम्बी से भिन्न नहीं होते जिनमें मिराज सिटी के निवासी तब बदल जाते थे जब आसपास कोई व्यक्ति अपने चरित्र के विपरीत कार्य करता था। यही बात उन 4 भाड़े के हत्यारों के बारे में भी कही जा सकती है जो पागलखाने में घुसकर मॉर्गन को मारने आए थे और स्टाफ के सदस्यों का वेश धारण किया था। और सनी को लग रहा था कि उसके अपार्टमेंट में घुसने वाला हत्यारा वही है। और यह उसके लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त था कि मिराज सिटी किस तरह से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा असली मॉडरेट ने कहा था। वास्तविकता के विपरीत कल्पना का महल एक ऐसी जगह थी जिसे न केवल पूर्वव्यापी रूप से बल्कि पूर्वव्यापी रूप से भी बदला जा सकता था। पहले वहां कोई शून्यवादी नहीं था, लेकिन अब जब सनी और एफी मिराज सिटी की सड़कों पर घूम रहे थे तो वहां था। हमेशा से ही था, यहां तक कि अतीत को वर्तमान के अनुरूप बदल दिया गया था। और आज रात जो कुछ हुआ उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई अचानक बदलाव नहीं किया गया है। कैस्टेलन एक कहानी बना रहा है। कास्टेलन भव्य भ्रम को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसने विदेशी परेशानियों को इस तरह से दूर करने की कोशिश की जिससे मिराज सिटी की अखंडता को कम से कम नुकसान पहुंचे। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी सनी, सेंट, एफी, मॉर्गन और मॉडरेट को मारना चाहता था उसके पास ऐसे साधन, मकसद और अवसर होने चाहिए जो मिराज सिटी के आंतरिक तर्क के अनुकूल हों। भले ही यह रहस्यमय अपराधी कल अस्तित्व में नहीं था, लेकिन आज वे अस्तित्व में हैं, वे आज अस्तित्व में हैं। इसका मतलब था कि रहस्य सुलझाया जा सकता था, अपराधी को ढूंढा जा सकता था और उसे निष्प्रभावी किया जा सकता था। कुछ अच्छे पुराने जमाने के जासूसी काम के साथ। सनी उदास होकर मुस्कुराए। सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, फिर हमें अपने विरोधियों को ढूंढकर उन्हें कुचलना होगा। और फिर वह कुछ क्षण तक रुका रहा। यही असली मुश्किल थी। अपराधी, चाहे वे कोई भी हों, समस्या का एक लक्षण मात्र थे, समस्या स्वयं नहीं। उन्हें ढूंढकर उनसे निपटने से सनी और उसके साथियों को समय तो मिल जाता, लेकिन मूल समस्या का समाधान नहीं होता। उन्हें वास्तव में कास्टेलन को ढूंढना था, 20 लाख अन्य लोगों के शहर में एक एकल प्रतिबिंब। आखिर उन्हें इसकी खोज कैसे करनी थी? सनी ने आह भरी, तो फिर हम कुछ सोचेंगे। पीटीवी एक वीरान इमारत के पास रुकी। यह इमारत अपने आसपास के बाकी घरों से बड़ी और ज्यादा भव्य थी, हालांकि उतनी ही वीरान और जर्जर थी। यह एक पुराना चर्च था। विंडशील्ड से उसे देखते हुए सनी ने आह भरी। मुझे और बर्बाद गिरजाघरों को क्या लेना देना है? ऐसा प्रतीत होता था कि वह जीर्ण मंदिरों के लिए एक चुंबक था, ठीक उसी तरह जैसे काई ड्रैगन के लिए एक चुंबक था। हत्यारे से निपटने और मॉडरेट से भिड़ने के तुरंत बाद सनी ने एफी से संपर्क किया और उसे संभावित हमले के बारे में आगाह किया। उन्होंने कुछ बातों पर संक्षेप में चर्चा की, जिसमें एक आश्रय ढूंढने की जरूरत भी शामिल थी। ये चर्च ही वह जगह थी जिसे उन्होंने चुना था। इस पूरे मोहल्ले का नवीनीकरण होना था, इसलिए शुरुआती तोड़फोड़ की तैयारी में इसे लगभग पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। हालांकि शहर द्वारा इस महंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अनुबंधित कंपनी का निदेशक निहिलिस्ट के शिकारों में से एक बन गया। काम रुक गया और खाली इलाका एक अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच गया। यहाँ अब बहुत कम लोग रहते थे और यहाँ आना जाना तो और भी कम था, क्योंकि यह इलाका हर चीज से दूर था। इसलिए ये छिपने के लिए एक आदर्श जगह थी। चलो चलें, हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। उसने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले पीटीवी से बाहर निकला। सेंट और मॉर्गन भी उसके पीछे पीछे आए। तभी अंधेरे में तेज रोशनी वाली हेडलाइटें जल उठीं, जिससे बारिश की तेज धारें चमक उठीं और उनकी आंखें लगभग अंधी हो गईं। एक और पीटीवी जीर्ण शीर्ण चर्च की छाया में खड़ी थी, बारिश में लगभग अदृश्य। उसका दरवाज़ा खुला और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति रोशनी में बाहर निकला। एक काली छतरी धीमी आवाज के साथ खुली। ...
एक हाथ से छाता और दूसरे हाथ से आधा खाया हुआ डोनट पकड़े हुए एफी ने सनी और उसके साथियों को एक शांत नज़र से देखा। फिर वह मुस्कुराए। अरे मॉर्गन, अरे। उसकी नज़र सेंट पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम कौन हो? सनी ने आह भरी। ये संत है, मेरी परछाई। एफी ने स्तब्ध भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब है कि ये वह भयानक गोमेद शूरवीर है जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है? ये खूबसूरत प्राणी। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। हाँ, ओह, ठीक है, आपने उसे कभी बिना हेलमेट के नहीं देखा। मैं भूल गया। एफी ने अपना मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर से खोला। क्या नेफिस को पता है? वह उलझन में पड़कर अपनी भौहें ऊपर उठा रहा था। क्या आपको पता है? एफी ने कुछ क्षण तक उसे घूरा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं, मुझे ठंड लग रही है। हालांकि वह सेंट की ओर एक और नज़र डालने से खुद को नहीं रोक सकी। खैर, सनी उसे दोष नहीं दे सकती थी। आखिरकार संत को तूफान देवता की छवि में बनाया गया था। ऐसा हर दिन नहीं होता कि किसी को देवी का चेहरा देखने को मिले। चर्च का अंदरूनी हिस्सा भी बाहरी हिस्से की तरह ही जर्जर था। कम से कम छत से पानी नहीं टपक रहा था। ये राहत की बात थी, क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ समय बिताना था। आश्चर्यजनक रूप से वहाँ धूल भी कम थी। एक विस्तृत खुला स्थान एक अलंकृत वेदी की ओर जाता था, जहाँ सफ़ेद कपड़े से ढकी बेंचों की कतारें लगी थीं। इन सब के ऊपर ऊंची रंगीन कांच की खिड़कियां बिजली के स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी में मंद मंद झिलमिला रही थीं। इसके कारण परित्यक्त चर्च का अंधेरा विस्तार रंगीन चमक से जगमगा उठा। सनी को उस वीरान माहौल और खोई हुई पवित्रता के मार्मिक एहसास से कोई एतराज़ नहीं था। दरअसल उसे जीर्ण शीर्ण मंदिर बहुत पसंद थे। किसी एक मंदिर में जाने से उसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थीं। हालांकि मॉर्गन थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। उसने जिज्ञासा से चारों ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। ये बात ठीक न अच्छी। सनी ने भौहें उठाईं। क्या है? उसने वेदी और उसके ऊपर लगी रंगीन कांच की खिड़कियों की ओर इशारा किया। ये चर्च, इसकी प्रतिमा चित्रण उन किसी भी धर्म से मेल नहीं खाता जो अंधकार काल से पहले व्यापक रूप से प्रचलित रहे होंगे। कम से कम किसी ऐसे धर्म से नहीं जिसे मैं पहचानता हूँ। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। वह वास्तव में धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। दुष्स्वप्न जादू की दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे। ये जानने के बाद कि देवता अस्तित्व में तो हैं, लेकिन मर चुके हैं, किसी भी चीज़ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था। सरकार ने भी दशकों तक किसी भी प्रकार की पूजा को हतोत्साहित किया था। शायद इसलिए कि विभिन्न पंथों ने पहली पीढ़ी के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी थी। सरकार और विरासती कबीले दोनों चाहते थे कि लोग रहस्यमय विश्वासों के अलावा अन्य चीज़ों में आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश करें। अब जब नफिस सर्वोच्चता पर आरूढ़ हो गया था, तब एक बार फिर से लोगों के बीच पूजा फैल रही थी, एक से अधिक अर्थों में। नेफिस और अग्नि रक्षक उन लोगों से निपट रहे थे जो अमरज्वाला और उसकी अंतिम पुत्री की पूजा करने लगे थे, जबकि सनी और छाया वंश प्रलय के पंथों से निपटने में व्यस्त थे जो बारिश के बाद मशरूम की तरह जमीन से उगते रहते थे। किसी भी मामले में उन्हें इस बात का बहुत स्पष्ट आभास था कि अंधकार काल के दौरान किस प्रकार के धर्मों का पालन किया जा रहा था। अंधकार काल से पहले की तो बात ही छोड़ दें। क्या आप प्राचीन धर्मों के भी विशेषज्ञ हैं? मॉर्गन ने उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आपने मुझसे कहा था कि मैं अपनी विरासत की शिक्षा को इधर उधर न घुमाऊं। सनी खांसी। ओह हाँ, मैंने किया। उसने चारों ओर देखा। तो इस चर्च में क्या गलत है? इसके बारे में सोचने के लिए आएं। उसने भौहें चढ़ाईं। तभी उसकी नज़र चर्च के चारों ओर जगह जगह ऊंचे ऊंचे शीशों पर पड़ी कलात्मकता से लगी हुई थी। उनकी शानदार व्यवस्था ने प्रतिबिंबों के अंतहीन बहुरूप दर्शक को अनंत तक फैला दिया था, जो रंगीन कांच की खिड़कियों से गिरती रोशनी को पकड़ रहे थे और चर्च के अंदरूनी हिस्से को वास्तविकता से कई गुना बड़ा बना रहे थे। यह अद्भुत और सुंदर दिखता, यदि मेरा भूल भुलैया की यादें सनी की त्वचा को सिहरन पैदा न करती। मुझे दर्पण से नफरत है। मॉर्गन ने कंधे उचकाए। ये तो बस कालभ्रमित है। मुझे यकीन नहीं है कि यह शब्द वाकई सही बैठता है या नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय में पृथ्वी पर ऐसा कोई चर्च नहीं रहा होगा। हालांकि मिराज सिटी के मंदिरों और चर्चों की बाहरी प्रतीकात्मकता ऐतिहासिक अभिलेखों से काफ़ी मेल खाती है, इसलिए मुझे यह अजीब लगता है। उस समय सेंट, जो काफ़ी समय से चुप थी, ने अंततः अपनी आवाज़ सुनाई। उन्हें हताश होकर देखते हुए उसने पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह मिराज को समर्पित एक चर्च है। शहर में ऐसे हजारों चर्च हैं। सनी, मॉर्गन और एफी सभी ने उसे असमंजस से देखा। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। मृग तृष्णा, कल्पना का दानव, संत भी इसी तरह उलझन में दिखे। और कौन? सनी ने अपनी नाक की नोक खुजाई। ओह, तो शहर का नाम महज संयोग नहीं है। वह जो कुछ समझ पाया, उसके अनुसार मिराज सिटी अंधकार युग से पहले की मानव बस्ती का हूबहू प्रतिरूप था। ये चर्च ही वह पहली स्पष्ट विसंगति थी जो उन्हें मिली, पृथ्वी पर एक साधारण शहर की अन्यथा सूक्ष्म नकल में एक विदेशी अवधारणा।
वह अचानक बहुत उत्सुक हो गया। लेकिन लोग किसी राक्षस की पूजा क्यों करेंगे? संत कुछ देर तक चुप रहे, फिर आह भरी, कौन जाने, मैं स्वयं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। हालांकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे परिचित होना चाहिए। उसने सनी को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। जाहिर है, ये साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि मिराज वास्तव में अस्तित्व में थी। ये तो दूर की बात है कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। हम उसके कथित कार्यों की कहानियों में लोगों द्वारा लगाए गए गहरे अर्थों का जिक्र भी नहीं करते। हालांकि परिस्थितिजन्य आंकड़ों से यह अनुमान लगाना आसान है कि वह कम से कम एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति पर आधारित है। सनी ने भौहें उठाईं। कौन सा डेटा? संत ने उसे तिरस्कार से देखा। ये निश्चित रूप से मिराज सिटी का अस्तित्व ही है। यहाँ एक समृद्ध बस्ती की स्थापना उन बांधों की व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकती थी जो इसके अस्तित्व को संभव बनाती हैं। ये बांध किसी न किसी रूप में हजारों सालों से मौजूद हैं। जाहिर है, इनका अनगिनत बार आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए, उत्तरी बांध के नवीनतम संस्करण का नवीनीकरण हाल ही में वेलोर ग्रुप द्वारा किया गया है। लेकिन अगर मिथकों पर विश्वास किया जाए तो यह मिराज ही था जिसने सबसे पहले बांधों का डिजाइन और निर्माण किया था। उसने अपनी आंखों में श्रद्धा का भाव लिए चर्च के चारों ओर देखा। अगर ऐसा है तो भले ही उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति न भी रही हो, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रही होगी। इतने सालों पहले इतनी भव्य और उन्नत चीज का निर्माण करना एक अद्भुत उपलब्धि है। मिराज सिटी के बांधों को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में यूं ही नहीं गिना जाता। भले ही मिराज कई पीढ़ियों के वास्तुकारों और इंजीनियरों का सामूहिक व्यक्तित्व हो, फिर भी ये प्रभावशाली है। सनी मंद मंद मुस्कुराए। ये दिलचस्प था कि कैसे मिराज सिटी की काल्पनिक पौराणिक कथाएं कुछ हद तक स्वप्न लोक की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती थीं। आखिरकार बेस्टियन भी कभी विशाल बांधों से घिरा हुआ था। रिवरगेट ने सर्वनाश और समय के प्रवाह को झेला था, लेकिन अंततः मॉर्गन और मॉड्रेट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हालांकि बेथ और रेन सहित मानवता की शक्तियों द्वारा इसका पुनर्निर्माण पहले ही किया जा रहा था। हालांकि उत्तरी बांध युगों पहले ही नष्ट हो चुका था। दरअसल सनी को इसके अस्तित्व के बारे में संयोग से ही पता चला था, जब एफी ने ट्रू बेस्टियन में इसके अवशेष मिलने का जिक्र किया था। झूठे गढ़ में इसके खंडहर गायब हो चुके थे। शायद इंसानों ने उन्हें अभी तक खोजा नहीं था, या शायद वे बस तब मिट गए थे जब नश्वर लोगों को स्वप्न लोक ने निगल लिया था। बहरहाल, रिवरगेट का कोई जुड़वां गढ़ कहीं नहीं था। हालांकि न तो सनी और न ही एफी को यह निश्चित रूप से पता था कि यह मिराज ही थी जिसने मिर्ज झील के चारों ओर बांधों का निर्माण किया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने बेस्टियन का निर्माण किया था। शायद निर्मित सही शब्द नहीं था, ये देखते हुए कि वह कल्पना के दानव के बारे में सोच रहा था। उसने शायद बस उनकी कल्पना की होगी और फिर अपनी कल्पना को वास्तविक बना दिया होगा। हालांकि ये दिलचस्प था, लेकिन कल्पना के दानव को बांध बनाने में इतनी रुचि क्यों होगी? संत इस प्रश्न से थोड़ा उलझन में दिखे। वह कुछ क्षण तक हिचकिचाई, फिर कंधे उचका दिए। आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग जवाब मिलेंगे। हालांकि अगर आप धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं तो उसने उन्हें दर्पण बनाने के लिए बनाया था। सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। कल्पना के दानव ने दर्पण बनाने के लिए विशाल बांधों की एक प्रणाली बनाई। संत ने अपना सिर हिलाया। दर्पण बनाना नहीं, दर्पण बनाना। उसने भौहें उठाईं। क्या अंतर है? सेंट जब उत्तर पर विचार कर रहा था, सनी ने एक बार फिर अंधेरे चर्च की ओर देखा और अपने चारों ओर अनंतता में फैले अनंत दर्पणों को देखा। रंगीन कांच की खिड़कियों की रंगीन चमक उनमें समाई हुई थी, जो सुंदर बहुरूपदर्शक बना रही थी। ये वास्तव में कल्पना के दानव के योग्य एक मनमोहक और सुंदर दृश्य था। और फिर भी सनी यह नहीं समझ पा रहा था कि मिराज और दर्पण कैसे जुड़े हुए हैं। हालांकि वह जानता था कि कोई संबंध है, होना ही था। आखिरकार सच्चा गढ़ भ्रामक गढ़ के प्रतिबिंब में छिपा था और 2 महान दर्पण, असली और उसका प्रतिबिंब, 2 महान महलों के केंद्र में थे। सच्चा गढ़ झूठे महान दर्पण के भीतर समाया हुआ था, जबकि कल्पना का महल सच्चे दर्पण के भीतर समाया हुआ था। और यहीं से अन्य लोग आए। जहां तक सनी को पता था, स्वप्न लोक में और कोई जगह नहीं थी जहां अदस का सामना हो सके। कम से कम अभी तक उसका सामना ऐसे दुष्स्वप्न वाले क्षेत्र से नहीं हुआ था। इसलिए इस तथ्य से इनकार करना कठिन था कि मिराज, दर्पण और अन्य के बीच एक अजीब बंधन था। लेकिन ये क्या था? अंततः संत को सही शब्द मिल गए। मिथक के अनुसार मिराज ने दर्पण बनाए। जैसे कि उसने सिर्फ एक दर्पण ही नहीं बनाया, या यहाँ तक कि पहला दर्पण भी नहीं बनाया, उसने प्रतिबिंबों की अवधारणा को गढ़ा और दुनिया को खुद को वैसा ही देखने दिया जैसा वह है। यही कारण है कि अन्य देवता उसे नापसंद करते थे और उससे दूर रहते थे, क्योंकि उसने उन्हें सबसे क्रूर दृश्य दिखाया था। उसने उन्हें दिखाया कि वे कैसे दिखते थे और वे क्या थे। सनी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं। एफी अपनी कार की डिक्की से बक्से निकालने में व्यस्त थी, जबकि मॉर्गन अपने पीले चेहरे पर एक अजीब से भाव के साथ उसके प्रतिबिंब को घूर रहा था। इसलिए सवाल पूछने वाला वही अकेला बचा था।
आपका क्या मतलब है? प्रतिबिंब की अवधारणा गढ़ी। इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर दर्पण का आविष्कार करने से पहले दुनिया कैसी दिखती थी? क्या कहीं भी कोई परावर्तक सतह नहीं थी? ये बात बहुत ही हास्यास्पद लग रही थी। लेकिन फिर दोबारा वह एक दानव की बात कर रहा था। होप ने लेखन की अवधारणा का आविष्कार किया था, जबकि नेदर ने जीवित प्राणियों की एक पूरी प्रजाति बनाई थी। वीवर ने दुष्स्वप्न मंत्र बनाया था। तो फिर कौन कह सकता था कि मिराज ने प्रतिबिंबों की अवधारणा का आविष्कार नहीं किया होगा? संत ने कंधे उचका दिए। आखिरकार यह एक मिथक है। मिथकों को तर्क या कारण का पालन करने की जरूरत नहीं होती। कम से कम उस तरह के तर्क या कारण का तो बिल्कुल नहीं जिसे हम उस रूप में पहचान सकें। हालांकि इन मिथकों का आविष्कार करने वालों को ये सब बिल्कुल उचित लगा। उसने चर्च को सजाने वाले दर्पणों में से एक में देखा। मिथक के अनुसार मिराज एक दिन उदास और अकेली थी। वह दुनिया की किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकती थी, लेकिन वह खुद की कल्पना नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कुछ भी नहीं से कुछ बनाने का फैसला किया ताकि वह कर सके जो वह नहीं कर सकती थी और अपना मनोरंजन कर सके। संत ने उसके प्रतिबिंब की ओर इशारा किया। तो मिराज ने एक ऐसी जगह खोज निकाली जहां पहाड़ों के पार पानी बहता था और बांधों और जटिल लॉक सिस्टम की एक श्रृंखला बनाई। इस तरह मिरर लेक का जन्म हुआ, हालांकि उस समय इसे ये नाम नहीं दिया जाता था। मिरर लेक विशाल और बिल्कुल समतल थी। इसकी सतह को पहला दर्पण बनने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सनी कुछ बार पलकें झपकाए बिना नहीं रह सकी। तो क्या यही था मिराज द्वारा बनाए गए विशाल बांधों और विशाल कृत्रिम झीलों का रहस्य? वे झीलें, क्या वे सचमुच उसकी बनाई हुई विशाल दर्पण थीं? यह अब तक का पहला दर्पण है। इससे निश्चित रूप से मिरर लेक के नाम को एक नया अर्थ मिल गया। हर काम को पूरी तरह हास्यास्पद पैमाने पर करने का काम डेमंस पर छोड़ दो। तो फिर क्या हुआ? संत ने उसकी ओर एकटक देखा। एक मिथक के अनुसार उसने दूर की पर्वत श्रृंखला से धुंध ली और उसे पानी में फंसा लिया। उस धुंध में अजीब जीव रहते थे और वे भी झील में फंस गए। वे जीव आकारहीन थे और केवल तभी अस्तित्व में थे जब कोई उन्हें देखता था, लेकिन उसने उन्हें इस तरह मोड़ दिया कि जो कोई भी पानी में देखता और जो भी पानी की ओर मुंह करता, उसका आकार ले लेता। जीवों ने सबसे पहले चांद देखा और इस तरह जब चांदनी झील की सतह को छूती तो पहला दर्पण बना। उसने आह भरी। एक अलग मिथक के अनुसार उसने पानी में कुछ भी नहीं फंसाया और झील में किसी को कैद नहीं किया। लेकिन जब रात में चांद दुनिया के ऊपर उठा तो मिराज ने उसे छूने की कल्पना की और इस तरह कुछ भी नहीं कुछ बन गया, जिससे पहला प्रतिबिंब पैदा हुआ। बहरहाल उसके बाद कल्पना के दानव द्वारा शून्य से बनाए गए जीव फैल गए और अंततः पूरे अस्तित्व को आबाद कर लिया। बात बस इतनी है कि वे कहीं और कहीं नहीं के बीच की जगह में रहते हैं, दर्पण क्षेत्र, और शायद ही कभी वास्तविक दुनिया के संपर्क में आते हैं। सनी ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। रुको, यह समझ में क्यों आता है? अगर वह सचमुच मानता था कि मिराज ने ही प्रतिबिंबों की अवधारणा गढ़ी है, तो उसे अपनी भव्य योजना को साकार करने के लिए निर्माण खंडों की जरूरत पड़ी होगी। दूर पर्वत श्रृंखला से आती धुंध, जो खोखले पहाड़ों से आती शुद्ध शून्यता रही होगी। सनी ने एक बार कहा था कि कुछ मामलों में शून्य प्राणी और अन्य प्राणी एक जैसे हैं। आखिरकार शून्य प्राणी तभी अस्तित्व में आते हैं जब उन्हें कोई देखता है। इसी तरह प्रतिबिंब तभी बनते हैं जब कोई दर्पण के सामने खड़ा होता है। अगर प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ नहीं होता तो दर्पण खाली रहता है। अन्य लोग भी साक्षी बनने पर प्रसन्न होते थे। तो क्या यह मानना उचित नहीं होगा कि शून्य प्राणी और अन्य रिश्तेदार थे? बात बस इतनी थी कि पहले वाले जंगली और अदम्य थे, जबकि दूसरे वाले कल्पना के दानव द्वारा पालतू बना लिए गए और उनका स्वरूप बदल दिया गया, जिससे वे निकट से संबंधित लेकिन पूरी तरह से नए प्रकार के प्राणी बन गए। भेड़ियों और कुत्तों की तरह मिराज ने सबसे पहले मिरर लेक में अदर्स का निर्माण किया था और वहां से वे हर जगह फैल गए, जब तक कि दर्पण और प्रतिबिंब पूरे अस्तित्व में आम नहीं हो गए। मानो इसे बनाने वाले सार्वभौमिक नियमों में कोई और चीज जुड़ गई हो। अस्तित्व के सार्वभौमिक नियमों के आधार पर एक पूरी नई अवधारणा का निर्माण। यह वास्तव में एक दानव के योग्य उपलब्धि होती। संत मंद मंद मुस्कुराए। मिराज ने खुद को निहारा और खुद को विचारों से घेर लिया। इसलिए अब वह उदास या अकेली नहीं थी। सनी कांप उठी। देवताओं द्वारा दानवों पर लगाया गया महान निषेध। डेमन्स को संतान पैदा करने से मना किया गया था और कई, शायद उनमें से ज्यादातर, ने किसी न किसी तरह से उस प्रतिबंध के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की थी। वीवर ने वंश का निर्माण किया था, नेदर ने स्टोन सैंड्स की रचना की थी, होप ने मनुष्यों के बीच बसकर उनका पालन पोषण किया था, एरियल ने जेड क्वीन का पालन पोषण किया था। तो फिर मिराज ने क्या किया था? क्या उसने दूसरों को बनाया था, अपने कल्पना महल को उनसे आबाद किया था और अपने अकेलेपन को कम करने के लिए उनकी संगति का आनंद लिया था? यदि ऐसा है तो कल्पना का महल महज एक दानव का खेल का मैदान नहीं रहा होगा। यह शायद वह स्थान था जहां उसकी अपनी कल्पना साकार हुई थी।